बहन जी जो कहेंगी वही होगा। बहन जी ने कह दिया तो सही कह दिया। बहन जी 4 बार की सीएम है, बहन जी कुछ गलत नहीं करेगी। बहन जी ने सोच के किया होगा, बहन जी ने दलितों के लिए किया होगा। ये कह के इतना चढ़ा दिए, बहन जी को देवी देवता बना दिए, अब बसपा को डुबा दिए इस चुनाव में। तो बहन जी ही की पार्टी है, दलितों की पार्टी नहीं है, और कोई जात की भी नहीं। कोई कहता है कि जाटवों की पार्टी, वो भी गलत बात है। बहन जी की पार्टी है। बहन जी ने कहा कि ब्राह्मणों को रिझाओ, ब्राह्मण वोट लाओ। ब्राह्मण जाल फेंका गया, ब्राह्मण जाल, ब्राह्मणों के वोट का जाल मीडिया ने फेंका और उस जाल में फंस गए। बसपा वाले भी फंस गए और सपा वाले भी फंस गए। 15 साल पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी, बहन जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। पास्ट काल में चल जाए। ब्राह्मण सभा महासभा किसने शुरुआत की? ब्राह्मण सम्मेलन किसने शुरू किए? प्रबुद्ध सम्मेलन का नाम दे दिया गया, यानी कि ब्राह्मण समाज के लोग प्रबुद्ध हैं, अब बाकी लोग प्रबुद्ध नहीं है, बेवकूफ हैं। है तो ब्राह्मण सभा किए, तो पिछड़ा सभा क्यों नहीं किया? अति पिछड़ा सभा क्यों नहीं किया? दलित सभा क्यों नहीं किया? मुस्लिम सभा क्यों नहीं आज किया? बहन जी बोली हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। मुस्लिम समाज के लोगों बोलिए बहन जी। हाँ, आज बोली है। आज के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप कहाँ मुस्लिम सभा कर रहे थे? आप बहन जी को चुनाव हारने का क्या गम? जो लड़ेगा उसको दुख होगा, जो लड़ेगा ही नहीं उसको दुख कैसा? मोदी प्रधानमंत्री हैं, बावजूद इसके वो हर राज्य में चुनाव करते हैं और हर जिले में चुनाव प्रचार करते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, मायावती 6 जिलों का चुनाव प्रचार एक जगह करती है। पेरियार को भूल गए, हाँ, आप पेरियार ज्योतिबा को फूले को भूल गए, आप सावित्री फूले को आप भूल गए, त्रिशूल लेके घूम आप रही हैं। त्रिशूल लेके। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? उनका 22 प्रतिज्ञा, वो बोलती हैं कि अम्बेडकरवादी पार्टी है। उसके 22 प्रतिज्ञाओं में कहाँ पे लिखा हुआ है कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अखिलेश यादव की रथ में जिस तरह से जयंत चौधरी घूम रहे थे, अखिलेश यादव घूम रहे थे, बाकी राजभर घूम रहे थे, अगर चंद्रशेखर आजाद रावण उस रथ में होते तो दलित समाज में कैसा मैसेज जाता? सीधे मूव कर जाता। बहन जी अगर दरवाजा खुले रखती गठबंधन का, तो जयंत चौधरी, राजभर सब इनके पास भी आ सकता था। जिस तरह का चुनावी रिजल्ट उत्तर प्रदेश में आया, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का अंत हो गया? जहां मान्यवर कांशीराम ने दलित राजनीति की शुरुआत की थी 1984 में 14 अप्रैल यानी बाबा साहब की जयंती के दिन 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था और 1989 के पहले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी द्वारा 13 सीटें जीती जाती है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। और अब करीब 38 साल बाद जो पार्टी 13 सीटों से शुरुआत करती है, 13 विधायकों से शुरुआत करती है, उसका हश्र एक विधायक पे आके सिमट जाता है करीब 40 साल बाद, 38 साल बाद। बात करेंगे इसी मुद्दे पे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दलित एक्टिविस्ट मनीष पासवान जी। क्या मनीष पासवान जी, कल जो चुनाव का रिजल्ट आया, चंद्रशेखर आजाद रावण अकेले चुनाव लड़े, उनकी क्या स्थिति हुई? अकेले नहीं लड़े, छोटे छोटे दलों के साथ लड़े, तो उनकी स्थिति वैसी रही जैसी उम्मीद की जा रही थी कि अकेले इस तरह से कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई चमत्कार नहीं कर पाएंगे चंद्रशेखर। जो बहन जी की पार्टी का हुआ, बीएसपी का हुआ, उसका ऐसा हश्र क्यों हुआ? जो पार्टी कभी 13 विधायकों के साथ शुरुआत करती है 1989 में, 1989 में, 38 साल बाद एक सीट पे कैसे आ गई? हम मनीष पासवान से बात करेंगे, उससे पहले हम आपको डेटा दे देते हैं कि 1989 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ी तो 13 सीटों पे जीत हासिल हुई। फिर 1991 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 12 सीटें जीतती है। उसके बाद 1996 यानी 1996 में बहुजन समाज पार्टी 67 सीटों पर चुनाव जीतती है और उसके बाद 2002 में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ा और 98 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीती। और फिर वो दौर आया 2007 का, जब बहुजन समाज पार्टी 206 सीटें जीतकर अकेले सरकार बनाई, 5 साल की सरकार बनी, बहन मायावती जी की सरकार बनी। और उसके बाद लगातार बीएसपी का ग्राफ नीचे जाता गया, क्योंकि कांशीराम, मान्यवर कांशीराम जी का निधन हुआ था 2006 में। मान्यवर कांशीराम जी के निधन के बाद पहली बार एक तरह से कहिए कि बहुजन समाज के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी और 2007 में फुल मेजोरिटी के साथ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। हालांकि लोग कहते हैं कि उसमें ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट दिया था। उसके बाद अगर हम देखें कि कांशीराम जी के निधन के बाद जो बसपा का ग्राफ है वो सीधे नीचे की ओर गिरते चला गया। 2012 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 80 सीटों पर ही जीत पाई। उसके बाद 2017 में सिर्फ 19 सीटें आई बहुजन समाज पार्टी को और 2022 के चुनाव में सिर्फ एक सीट पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती है। लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में एक अनुशासन है, बहन जी का अनुशासन है। क्या वो अनुशासन है?
जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी का ये हश्र हुआ। क्या वो अनुशासन है, या डर है, या खौफ है बहन जी का? क्योंकि बहन जी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकते। बीएसपी में कुछ कमियां हैं तो उसकी आलोचना नहीं कर सकते। अगर कोई आलोचना करेंगे तो बीएसपी के समर्थक उन्हें बीजेपी का एजेंट बोल देंगे, दूसरी पार्टियों का दलाल बोल देंगे। और बीएसपी में बहन जी ही सब कुछ है। जो है बहन जी है, बहन जी का फैसला अंतिम है, बहन जी का निर्णय अंतिम है। और बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि आप बहन जी को क्या समझोगे, आप बहन जी को नहीं जानते। वो 4 बार की मुख्यमंत्री है, बहन जी ने किया है तो सोच के ही किया होगा। जैसे मोदी भक्त बोलते हैं कि मोदी ने किया, वैसे सोच की समझ के किया। उसी तरह बोलते हैं तुम क्या समझोगे बहन जी की राजनीति, उनकी कूटनीति, उनकी रणनीति। वो 4 बार की सीएम है, बहन जी ने कुछ अच्छा ही किया होगा। बहन जी का पॉलिटिक्स तुमको रिजल्ट के बाद पता चलेगा। तो ये जो भक्ति की परंपरा है बहुजन समाज पार्टी में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में है कि जो है मोदी हैं, मोदी ने किया तो सही किया होगा, बहन जी ने किया तो सही किया होगा। तो क्या ये अनुशासन है कि डर है, क्या है कि जिसकी वजह से हश्र हुई मनीष पासवान जी? देखिए, ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और बसपा भी ये कहा जाता है कि एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कोई भी पार्टी तो जिस प्रकार से आपने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या कर दिया कि बसपा के लोग अगर बहन जी के खिलाफ अगर वो कुछ एक शब्द बोल दे कि भाई ये बहन जी सही नहीं कर रही है, तो लोग चारों तरफ से टूट पड़ते थे। और इसी का आप आज ये परिणाम गाली भी देख रहे हैं। देते लगातार जो बसपा का ग्राफ गिरते रहा है। 2007 में बहन जी 202 सीट पे जीती थी, फुल मेजोरिटी में सरकार में आई थी। उसके बाद लगातार समझिए कि 2007 में जो जीत था वो मान्यवर काशीराम साहब को श्रद्धांजलि था। उनके मरणोपरांत पूरे बहुजन समाज के लोगों ने बीएसपी को जिताया और सत्ता में लाया। ऐसा नहीं कि बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आगे चल के अब डिक्टेटरशिप कीजिएगा तो कैसे लोग जुड़ के रहेंगे? दलित समाज में आज बहन जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने हैं। आप लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा तब लोग जुड़ेंगे। आप ये चाहिएगा कि हम जो कह दे वो लोग मान लें, तो ऐसा नहीं होता है। लोगों की भावना और जिस प्रकार से सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला मान्यवर काशीराम साहब ने दिया था, कैसे बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लोगों को, बहुजन समाज के गरीब वंचित अकलियत समाज के लोगों को कैसे उसको इकट्ठा कर करके अपने साथ जोड़ के और सत्ता में जाने का जो रास्ता बनाया था, वो सारा आज चकनाचूर हो गया है। और हम ये कहेंगे कि आज के समय में भी काशीराम साहब द्वारा तैयार किया गया समाज यूपी में मौजूद है। लेकिन इस चुनाव में आप देखेंगे कि बहन जी आप 2017 के चुनाव में आप 19 सीट लाती हैं और आप वोट परसेंटेज सपा से ज़्यादा आता है। लेकिन आप ये करते हैं कि दरवाजा बंद कर देती हैं कि कोई किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अगर हम ये बताना चाहते हैं कि आज भी दलित समाज यूपी की दलित राजनीति नहीं मरी है। बहन मायावती जी के गलत डिसीजन के कारण दलित को समझ में नहीं आया कि हम कहां वोट दे, सपा को दे या बसपा को दे। और यही कारण रहा है कि बीजेपी को इसमें फायदा हुआ। कुछ दलित का वोट, बीजेपी का नुकसान हुआ इस चुनाव में, सपा को फायदा हुआ। सपा को 10% वोट वो दलित समाज का वोट गया। आप देखिए 2012 में बहन जी के खिलाफ जो परसेप्शन बनाया गया था, मूर्ति बनाती है, ये करती है, वो करती है, बहुत सारा काम जो अच्छा किया था। लेकिन उस समय भी आप देखेंगे तो दलित समाज का 8% वोट, जो गैर जाटव वोट था, वो वोट खिसकने से सपा की सरकार आई थी। और वो सपा जब सत्ता में आई तो उसने क्या किया कि उसने प्रमोशन में रिजर्वेशन का विरोध किया। उसने SC ST का जो जमीन से संबंधित कुछ कानून बहन जी बनाई थी, वो उस कानून से छेड़छाड़ किया। SC ST कम्युनिटी के एक चीज है कि बहन जी की पार्टी यानी बसपा बहन जी की पार्टी, दलितों की पार्टी नहीं अब कहा जाए इसको। बहन जी जो कहेंगी वही होगा। बहन जी ने कह दिया तो सही कह दिया। बहन जी 4 बार की सीएम है, बहन जी कुछ गलत नहीं करेगी। बहन जी ने सोच के किया होगा, बहन जी ने दलितों के लिए किया होगा। एक कह के इतना चढ़ा दिए, बहन जी को देवी देवता बना दिए, अब बसपा को डुबा दिए इस चुनाव में। तो बहन जी ही की पार्टी है, दलितों की पार्टी नहीं है। और कोई जात की भी नहीं। कोई कहता है कि जाटवों की पार्टी, वो भी गलत बात है। बहन जी की पार्टी है। बहन जी ने कहा कि ब्राह्मणों को रिझाओ, ब्राह्मण वोट लाओ। ब्राह्मण जाल फेंका गया, ब्राह्मण जाल, ब्राह्मणों के वोट का जाल मीडिया ने फेंका और उस जाल में फंस गए। बसपा वाले भी फंस गए और सपा वाले भी फंस गए। देखिए आप अब चुनाव में देखिए, मतलब इधर 2-4-5 सालों से बहन जी दीपावली पे बधाई देती है। दीपावली की जो हमारे आइडियोलॉजी, हमारे महापुरुषों के विचारधारा के खिलाफ, शिवरात्रि, रामनवमी, आप ये बीजेपी का एजेंडा है। आप बीजेपी के एजेंडा पे चल के आप उससे बड़ा हिंदू नहीं बन सकते हैं। वो हिंदूवादी एजेंडा को लेके भावनात्मक तरीके से लोगों को जोड़ता है और वो हमारे दलित पिछड़ा के अधिकारों को खा जाता है। सवाल पूछना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी वालों से कि बताओ
कि चुनाव के पहले ब्राह्मण सभा किसने त्रिशूल शुरू की? लेके त्रिशूल नहीं, लेके ब्राह्मण सभा किसने शुरुआत की? ब्राह्मण सभा महासभा किसने शुरुआत की? ब्राह्मण सम्मेलन किसने शुरू की? प्रबुद्ध सम्मेलन का नाम दे दिया गया, यानी कि ब्राह्मण समाज के लोग प्रबुद्ध हैं, अब बाकी लोग प्रबुद्ध नहीं है, बेवकूफ हैं। हाँ, तो ब्राह्मण सभा किए तो पिछड़ा सभा क्यों नहीं किया? अति पिछड़ा सभा क्यों नहीं किया? मुस्लिम दलित सभा क्यों कम्युनिटी नहीं का किया? सभा क्यों नहीं मुस्लिम की? सभा क्यों नहीं आज किया? बहन जी बोली हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। मुस्लिम समाज के लोगों बोली है को बहन। हाँ, आज बोली है, आज के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप कहाँ मुस्लिम सभा कर रहे थे? आप कितने कितने विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम सभा किए थे? और दूसरी बात कि मायावती ये बोली कि नहीं कि ब्राह्मण वोट दिया कि नहीं? हाँ, वो बोली कि अपर कास्ट के लोग हमें वोट इसीलिए नहीं दिए कि ये लोगों ने ऐसा माहौल फैलाया बीजेपी के लोगों ने कि बीएसपी और ये बीजेपी साथ में है, मतलब इंटरनल गठबंधन है, इसलिए हमारा वोट बहन जी को इस बात से चला दिक्कत गया। नहीं है कि हाँ। अगड़ी जाति ने वोट नहीं किया, उसको एकदम सॉफ्टली ले रही हैं, लेकिन मुसलमानों ने नहीं वोट दिया, हाँ, इसको मुद्दा बना रही है। दूसरा देखिए, पहला नंबर बात, आप पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी, देश की तीसरी सबसे लार्जेस्ट बड़ी पार्टी थी, और आप ये बताइए कि कहाँ आप आंदोलन करते हैं, कहाँ मूवमेंट करती हैं? आप ये बताइए कि आप कहते हैं कि नहीं मेरा कैडर है, भाई कैडर है, तो कहाँ हुआ कैडर? देखिए, आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि जो छात्र 1 साल कंटिन्यू रूटीन से पढ़ेगा, रेगुलर पढ़ेगा, उसका रिजल्ट, जो एग्जाम आने से 10 दिन पहले पढ़ेगा, उसका रिजल्ट बहुत फर्क होता है। मतलब और कि ये मतलब कि बीजेपी वाले रोज पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए वो नरेंद्र अपने मोदी, एजेंडा पे काम करते हैं। मोदी प्रधानमंत्री हैं, बावजूद इसके वो हर राज्य में चुनाव करते हैं और हर जिले में चुनाव प्रचार करते हैं। हाँ, बिल्कुल, आप देखिए, मायावती 6 जिलों का चुनाव प्रचार एक जगह करती है। ये बहुत बड़ी गलती है। आपको बता दे रहे हैं कि बहन जी का जो फिगर है, अभी भी बहन जी आ जाएंगी रोड पे, जो उनका भीड़ पब्लिक होगी, वैल्यू है, भीड़ होगी। नहीं रोड शो भी करेंगी, मतलब बहुत सारे तरीके से रोड पे भीड़ आएंगे। तो अखिलेश यादव की रैली में भी आती है, भीड़ तो लेफ्ट वालों की रैली में भी नहीं आती तो है। रणनीति क्या है? हाँ, अभी बहन जी सत्ता में नहीं आई, अब इसके बाद 5 साल योगी जी रहेंगे या भाजपा की सरकार रहेगी, तो फिर मायावती की सरकार आए हुए गए हुए कितने साल हो जाएंगे? 15 साल। 15 साल बाद फिर रीजनल पार्टी क्या होगा? 15 साल पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी, बहन जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, पास्ट काल में चल जाएगा, भूतकाल में चल जाएगा, फिर बहन जी का एकदम अस्तित्व खत्म होते जाएगा। अब क्या लगता है कि क्या रावण विकल्प बन पाएंगे? देखिए, हम ये कहते हैं कि बीएसपी का जो अभी 12% जो वोट पड़ा है, और आप अगर देखेंगे कि अगर वो 12% वोट रावण के तरफ आता है, रावण जैसे आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि जैसे बहन जी ने कोई गठबंधन का सब दरवाज़ा क्लोज कर दिया था, और अखिलेश यादव जी अगर चंद्रशेखर आज़ाद को अपने साथ लेते, तो देखिए जब ये हाथ खुला हुआ है तो इसमें कम ताकत रह, जब मुट्ठी बन जाता है ना, तो ये मतलब समझिए कि इसमें बहुत अच्छा, ताकत आ जाती है। समाजवादी पार्टी तो के द्वारा कल ट्वीट किया गया था कि 100 सीटों पर गौर से सुनिएगा कि समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया था कि 100 सीटों पर 1000 से कम वोटों से अंतर से हम लोग भाजपा से हाँ, यही बात हार कह जीत रहे हैं, गए। यही बात हाँ। कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी, लोग कहेंगे कि भाई वो अकेले लड़ा, क्या कर पाया, लेकिन जब वो साथ में आता, अखिलेश यादव के साथ में चंद्रशेखर आजाद जी आते, तो वो ताकत बनती, दलित समाज भी देखता, 1000 वोट, 5000 वोट भी ट्रांसफर हो सकता था। आपको बता दे रहे हैं, बहुत मतलब अगर चंद्रशेखर परिणाम अलग होता। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद रावण अगर सपा के साथ होते तो बीएसपी की क्या स्थिति होती? बीएसपी की स्थिति और कमजोर होता, क्योंकि ऐसे ही आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति रहा है। और अगर चंद्रशेखर आजाद को दलित समाज ने इसलिए इस बार इग्नोर कर दिया, उनके पार्टी के लोगों को वोट नहीं दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और वो मैदान में, और चंद्रशेखर आजाद जी अभी युवा हैं, और पूरा उनका जीवन है राजनीति करने के लिए, और बहुजन समाज के लोग अगर उनके साथ जुड़ते हैं तो वो बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। और जिस प्रकार से हम तो ये कहते हैं कि बीएसपी चंद्रशेखर आजाद जी को क्यों नहीं लेती है? आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जैसे एक लोग, चीज और है बड़ी बात कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में मायावती जी का जो भतीजा है आकाश आनंद, वो चुनाव प्रचार करने जाता है, कलकत्ता में रैली करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के इतने बड़े चुनाव में, अपने स्टेट के चुनाव में आकाश को क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया जाता है, क्यों नहीं आगे किया जाता है? देखिए कुछ इसलिए कि मायावती जी ने मूड बना लिया था, मन बना लिया था कि हमको चुनाव नहीं लड़ना। अब इसके पीछे की बात आती है कि मायावती क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहती है मन से, क्यों गंभीर नहीं थी, क्यों संजीदा नहीं थी? इसलिए क्योंकि उनके भाई पर के यहाँ ईडी का छापा पड़ा। नहीं, ये तो मैटर है कि उनके भाई का जो मैटर चल रहा है, कहीं न कहीं बहन जी, इसलिए उनको चुप रहना पड़ जाता है, और ये हम लोगों ने भी पता किया है, ये सही बात है। तो जिस प्रकार से आप देखिए वो अपने भतीजा को प्रोजेक्ट की,
तो चुनाव में उनको आना चाहिए था लोगों के बीच में। ऐसा नहीं कि लोग भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई वो भी दलित समाज से हैं, लेकिन वो कहाँ थे, वो तो गायब थे। ये बंगाल चले गए, लेकिन यूपी के अंदर इतना चुनाव हुआ। अब प्रमंडलीय स्तर पे आप रैली करके क्या करेंगे? लोग ऐसे ही इकट्ठा, लोग तो कहीं इकट्ठा हो जाते हैं। आज के समय में भीड़ से नहीं, रणनीति से चुनाव लड़ा जाता है। और आपको बता दे रहे हैं कि मान्यवर काशीराम साहब जैसा रणनीतिकार कोई होता भी ना। आज अगर होते मान्यवर काशीराम साहब, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। दलित समाज जिम्मेदार कौन? सबसे सिंपल बात। देखिए इसमें बहन सतीश मिश्रा को दोष दे रहे हैं कुछ लोग। नहीं, देखिए आपको एक चीज हम बताते हैं। ठीक है, सतीश मिश्रा अपने ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था, लेकिन आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? ये जवाब देना होगा और आपको जवाबदेही लेना पड़ेगा। आपको लोगों से, जनता से, बहुजन समाज से माफी मांगनी चाहिए कि हमने गलती की है। मायावती जी माफी मांगे। हाँ, मांगना चाहिए उनको। जनता से बढ़ के कोई नहीं है। बहन जी को हम आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वो बहुत अपने 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, 7 से 12, उसकी आप जितनी तारीफ कीजिए कम है। लेकिन उससे आगे चल के जो दौर रहा है, उसमें बहुत बुरा प्रदर्शन की है और उसमें कहीं न कहीं उनकी चूक रही है, उनकी रणनीति की चूक रही है। फिर वो आने वाले लोकसभा चुनाव में आने वाले लोकसभा चुनाव में बताइए क्या होगा? अकेले ही 2024 चुनाव आने वाला है। अकेले चुनाव लड़ के क्या क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं होगा। वही फिर होगा, फिर बीजेपी जीत जाएगा। तो आप देखेंगे कि सपा हो, बसपा हो, दोनों ने बहुत बड़ी-बड़ी गलती की है और जिसके कारण बीजेपी सत्ता में आई है। नहीं तो आप देख लीजिए कि 60% वोट परसेंटेज दोनों गठबंधन, दोनों को मिला के होता है। और ये बीजेपी लगभग 41% वोट लाके इस बार सत्ता में आई है। तो कहीं न कहीं दलित समाज के अंदर में वहाँ पे बहुत गलत मैसेज गया है बहन जी के खिलाफ, कि बहन जी का समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या कर रही हैं। तो बहन जी को चुनाव हारने का क्या गम? जो लड़ेगा उसको दुख होगा, जो लड़ेगा ही नहीं उसको दुख कैसा? देखिए हार का कैसा गम? देखिए ये सोचने वाली बात है कि दलित समाज, बहुजन समाज कितना पीछे चला गया है। मतलब हम लोग ये कहते हैं कि चलो हार गए, आगे जीतेंगे। अरे भाई 5 साल आप क्या करोगे? ये देखो बीजेपी का तानाशाही, दलित समाज और जो भी पिछड़ा समाज, अक़लियत समाज के साथ जो इतनी घटनाएं हुई है, इतना सारा मैटर हुआ है, उसके बावजूद आप मुद्दा नहीं बना पा रहे हो। आप घर में अच्छा, एसी में बहन बैठ जी के कभी भी बीजेपी पर हमलावर रही पिछले 5 साल में? नहीं, एग्रेशन तो वो नहीं रहा। कांग्रेस पर रहा ना? जिसका रीजन है, हाँ, कांग्रेस पे तो एग्रेशन मायावती रहा है। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, तो कांग्रेस 2 सीट, बहन जी का इसमें 1 कोई सीट। दो राय नहीं है कि बहन जी ने बीजेपी के खिलाफ जो एग्रेशन होना चाहिए था वो नहीं रहा। और इसीलिए लोगों में, दलित समाज में भी संदेह रहा कि बहन जी कहीं इंटरनली रूप से कहीं बीजेपी को फायदा तो नहीं जा रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि बहन जी बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन हो सकता है कि उससे फायदा उसको पहुंच रहा हो। इसलिए दलित समाज ने बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया और 10% वोट घसक गया। आप समझ सकते हैं कि मतलब अच्छा, हम एक लास्ट बात है कि चंद्रशेखर को साथ नहीं लेने से समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान? देखिए हम आपको ये कह रहे हैं कि इसमें 2 बात कह रहे हैं। बहन जी ने बहन जी अगर दरवाजा खुले रखती गठबंधन का, तो जयंत चौधरी, राजभर सब इनके पास भी आ सकता था। उसी प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी को जिस प्रकार से अपमानित किया और पूरा नेशनल मीडिया में मैटर चल रहा था, इससे अखिलेश यादव जी को हम समझते हैं कि बहुत बड़ा घाटा हुआ है। समझिए कि बहुत आपने जो ट्वीट का जिक्र किया कि सपा के ही किसी नेता ने ट्वीट किया था, तो आप समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद को लेते तो दलित समाज आश्वस्त हो जाता कि नहीं, ये भी अपने समाज से लड़ रहा है, सब एक चीज जगह है, रहा है, तो जिस इससे तरह फायदा से होता। अखिलेश यादव की रथ में जिस तरह से जयंत चौधरी घूम रहे थे, अखिलेश यादव घूम रहे थे, बाकी राजभर घूम रहे थे, अगर चंद्रशेखर आजाद रावण उस रथ पे होते तो दलित समाज में कैसा मैसेज जाता? सीधे मूव कर जाता और वोट मूव करता। लोग बिल्कुल मौका देता अखिलेश यादव जी को। दलित समाज के लोग ऐसे भी वोट दिए हैं। 10% जो वोट ट्रांसफर हुआ है, बहुत कम ही वोट बीजेपी को गया है, लेकिन और वोट ट्रांसफर हो जाता। मिला जुला के फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ यूपी के चुनाव में, भाजपा को नुकसान हुआ, बसपा गर्त में गई और बीएसपी को गर्त में भेजने वाली मायावती जी है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। कोई मिश्रा विश्रा की इसमें गलती नहीं है। सतीश मिश्रा वही करता है जो मायावती जी कहती है। मायावती वो जी तो क्या अपना फील्ड में मेहनत कर रहा था। सतीश मिश्रा क्या करे बेचारा, वो अपना कर रहा था, उसका अपना जो काम है। डेमोक्रेसी है, हर जाति धर्म के लोगों को हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन आप उस पे दोष मढ़ के अपने आप को बचाइएगा, ये एजेंडा, गलत है आप ना। पेरियार को भूल गए, हाँ, आप पेरियार ज्योतिबा को फूले को भूल गए,
आप सावित्री फुले को आप भूल गए। त्रिशूल लेके घूम आप रही हैं। त्रिशूल लेके बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा था? उनका 22 प्रतिज्ञा, वो बोलती हैं कि अम्बेडकरवादी पार्टी है। उसके 22 प्रतिज्ञाओं में कहाँ पे लिखा हुआ है कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, चलिए वो नारा तो कहती है कि हमने इधर दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है और यही है विचारधारा के खिलाफ भटकना। जो पार्टी सत्ता में आई थी ये बोल के कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और वही पार्टी के नेता अपनी सभा में कह रहे हैं जय श्री राम। तो देखिए, जय हम श्री राम अंतिम में हाँ। 2 बात कहना चाहेंगे कि मंडल और कमंडल की राजनीति में मंडल की विजय हुई थी। बहुजन और हिंदूवादी आइडियोलॉजी में बहुजन आइडियोलॉजी की विजय हुई। कमंडल की राजनीति में मंडल की जीत हुई। मंडल की जीत हुई। मुलायम सिंह यादव क्या है? अखिलेश यादव आज हाँ, हाँ। फरसा लेके घूम रहे हैं, तो क्या वो अपने विचारधारा से भटके हैं, इसीलिए उनको भी सत्ता से बाहर जाना पड़ा है। अब बहन मायावती जी अपनी विचारधारा से भटकी है, अपने महापुरुषों के खिलाफ गई हैं, उनके विचारों के खिलाफ गई, उनके सिद्धांत के खिलाफ गई हैं, इसलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा है। और आज वो त्रिशूल लेके घूम रही हैं। और आज अगर मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब होते, तो वो समझिए कि मतलब ऐसे ऐसे नेतृत्व होता ही नहीं, वो बिल्कुल इसके खिलाफ होते। अब क्या है? उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति का भविष्य कौन? बहन जी या फिर चंद्रशेखर आजाद? देखिए, अभी वो पूरा गैप है और उत्तर प्रदेश के दलित मान्यवर काशीराम साहब ने जो समाज तैयार किया है, वो आज भी जागरूक है, लेकिन इस बार बहन जी की कुछ गलती के कारण वो पता नहीं चल पाया और इसलिए ऐसा भविष्य हो कौन? गया। लेकिन भविष्य में चंद्रशेखर आजाद जी भी हो सकते हैं वो, क्योंकि जो लगातार आंदोलन में शामिल हो रहा हो, लगातार किसान के मुद्दा पे किसानों के साथ रहा हो, महिला एट्रोसिटी हो, दलित समाज का एट्रोसिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो अत्याचार शोषण होता है, वहाँ पे वो जाके खड़ा रहते हैं। तो सीए एनआरसी आंदोलन में देख सकते हैं, तो ऐसे लोगों को लोग मौका दे सकते हैं। यूपी के अंदर हम ये कह रहे हैं। तो इनका कहना है कि चंद्रशेखर हो सकते हैं। और एक बात मायावती जी के लिए, एक डरी हुई नेता, एक डरी हुई नेता निडर नेतृत्व नहीं दे सकती है। और आने वाले समय में हाल यही होगा बीएसपी का, और चंद्रशेखर हो सकता है कि आने वाले समय में दलितों के नेता बनेंगे। अगले विधानसभा चुनाव में देखिएगा, अगले लोकसभा चुनाव में देखिएगा क्या होगा। आपकी देखिए, क्या मान्यवर साहब हाँ। कहे थे कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है। पहला चुनाव हारने के लिए लड़ो, हराने के लिए दूसरा हराओ और तीसरा जीतो। तो क्या हो गया? चुनाव लोग हार जीत वो अलग चीज है। चंद्रशेखर आजाद जी के लिए पूरा भविष्य खुला हुआ है। पूरा पूरा यूपी और तमाम जो भी उनका संगठन है, सभी जगह है, लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है वो भविष्य में बहुत बड़े नेता बन सकते हैं यूपी के अंदर। और वो आने वाले समय में मान्यवर काशीराम साहब के विचार पे चले, बाबा साहेब के विचार पे चले, तो नहीं तो वो भी भटक जाएंगे, तो वो भी नहीं, उनका भी वही हाल होगा। चलिए, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं हमारे तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।